जल्द जल्द कल हृदय वाला पूरा हो गया था। हाँ, हृदय का कल हो गया था। धमनी और श्राव में अंतर भी हो गया था, है ना। इसके आगे अब हमें उत्सर्जन तंत्र से चालू करना है। आज का टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्रिका और ग्रंथिमय तंत्र। क्या चैप्टर? अब देखो, ये तंत्रिका तंत्र आज कम से कम 3 तो हो ही जाएंगे। हाँ, 2 घंटे में कैसे पूरा हो जाएगा, क्योंकि अभी तो बहुत है। आज उत्सर्जन तंत्र होगा, उत्सर्जन तंत्र के बाद फिर है आपका तंत्रिका तंत्र, फिर तंत्रिका तंत्र के बाद है ग्रंथियां, फिर जनन तंत्र है, जनन तंत्र आखिरी टॉपिक है। मतलब फिर प्रतिरक्षा, मतलब फिर दूसरा जो आपका पेपर है, ये पहले पेपर का हो जाएगा, फिर दूसरे पेपर का चालू होगा प्रतिरक्षा प्रणाली। उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र क्या है? शरीर से अपशिष्ट क्या इमेंशन नहीं आ रहा होगा? ठीक हो, चल रहा होगा। अच्छा अच्छा, नहीं, मैं कहूँ रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा हो, ये ठीक हो है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर करने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो क्या है, बुक में तो बहुत लिखा है, बुक के हिसाब से अगर आप पढ़ना चाहोगे तो उसमें तो बहुत लिखा है, बहुत सारी चीजें लिखी हैं बुक में। अब इसके लिए जब ये उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं तो किडनी वाला एक आपको डायग्राम ऐसा, ये एक बहुत शॉर्ट डायग्राम उत्सर्जन तंत्र का है। ये है किडनी, ये है यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और ये आपका यूरिनरी ओपनिंग। तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या है?
उत्सर्जन। उत्सर्जन में क्या होता है कि शरीर में भोजन के पाचन के बाद जो वाटर है, जो नाइट्रोजीनियस बेस्ड हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो शरीर के काम की नहीं हैं, विषैली हैं, उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या है? उत्सर्जन। उत्सर्जन तंत्र में यहाँ पर किडनीज होती हैं आपकी, ये किडनी है इस तरीके से। इन किडनी से दो ऐसी एक नलियां निकलती हैं। तो जब इन किडनी से जो यूरिन बनता है, वो यूरिन इस यूरेटर के द्वारा कहाँ इकट्ठा हो जाता है? इस यूरिनरी ब्लैडर में। किडनी जब सफाई का काम करती है तो यहाँ से जो विषैले पदार्थ होते हैं, जो नाइट्रोजीनियस बेस्ड होता है, जो यूरिक बेस्ड होता है, वो इस यूरेटर से जाके कहाँ इकट्ठा हो जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में, और इस यूरिनरी ओपनिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है। एक प्रश्न जो पूछा जा सकता है कि किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है, तो क्या है? नेफ्रॉन। किडनी की कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। क्या क्या? नेफ्रॉन। किडनी की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी को गुर्दा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुर्दा हिंदी में। ये किडनी मिलती कहाँ है? तो किडनी की बात करें तो गुर्दा जो है ये किसके आकार का होता है? सैम के आकार का होता है। और कहाँ मिलता है? उदर के पश्चिम भाग, मतलब उदर के पीछे कशेरु दंड के दोनों ओर विद्यमान होता है। कशेरुक दंड के दोनों ओर विद्यमान होता है। तो अब लोकेशन क्या है इस किडनी की? मतलब किडनी मिलेगा कहाँ? तो एक सैम के बीच के आकार का होता है, उदर के पश्चिम भाग में, कशेरुक दंड के दोनों ओर, ऐसा पीछे साइड। और जो आपका किडनी होता है, इसके ऊपर एक ग्रंथि भी पाई जाती है। किडनी के ऊपर एक ग्रंथि भी पाई जाती है,
इस ग्रंथि का नाम है अधिवृक्क ग्रंथि। ऐसे इधर किडनी के ऊपर पाई जाती है अधिवृक्क ग्रंथि, जो कि हार्मोन निकालती है। हार्मोन का स्त्रावण यहाँ से होता है, हार्मोन्स निकलते हैं। अब वृक्काणु निम्नलिखित भागों से बनता है। वृक्काणु के भाग लिख लें। किसके भाग? वृक्काणु के। तो ये लिख लो कि अधिवृक्क ग्रंथि होती है इसके ऊपर। किडनी से, किडनी में क्या है, कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। किडनी में नेफ्रॉन से जब ब्लड होके गुजरता है तो उसमें से जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं वो इकट्ठे कर लिए जाते हैं और यूरेटर से कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर बाहर निकल जाता है। ये एक कार्य है कि किस प्रकार से किडनी या उत्सर्जन तंत्र कार्य करता है। अब जो नेफ्रॉन है, ये तो किडनी की बात हो गई कि किडनी में हमने देख लिया कि किडनी में कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन के कौन कौन से हिस्से होते हैं? नेफ्रॉन के हिस्से, तो किडनी की कार्यात्मक, किडनी का हो गया कि भाई किडनी में इतनी चीजें, मतलब किडनी का ये कार्य है। अब किडनी में जो ये नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन में कितने हिस्से पाए जाते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं? नेफ्रॉन को हिंदी में कहते हैं वृक्काणु। नेफ्रॉन को क्या कहा जाता है? हिंदी में वृक्काणु कहा जाता है। तो अगर आपको नेफ्रॉन लिखना है तो नेफ्रॉन लिख लो, नहीं तो वृक्काणु लिख लो। वृक्काणु। एक इसमें मिलेगा कोशिका गुच्छा। एक क्या मिलेगा इसमें? कोशिका गुच्छा। दूसरा मिलेगा वाउमन कैप्सूल, बोम्बीय कैप्सूल, एक कीपाकार ढांचा। नेफ्रॉन में दूसरी चीज क्या होगी? बोम्बीय कैप्सूल, एक कीपाकार ढांचा। दो बातें हो गई कि एक इसमें क्या पाया जाएगा? कोशिका गुच्छा, एक बोम्बीय कैप्सूल पाया जाएगा। तीसरा निकटस्थ विनल नलिका, निकटस्थ विनल नलिका। निकटस्थ विनल नलिका। ये कीपाकार ढांचा, कीप के जैसा उसका चित्र होता है। निकटस्थ विनल नलिका।
Henley Pass. दूरस्थ विलन नलिका, संग्रह नलिका, ये सभी हिस्से हैं इसके। अब चलते हैं तंत्रिका तंत्र। क्या है, थोड़ा जल्दी जल्दी कराना पड़ रहा है, बहुत अभी सिलेबस बाकी है आपका। इसी चैप्टर को तो कितना टाइम हो गया करते करते। तो तंत्रिका तंत्र की अगर बात करी जाए तो हमें कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो इसी तंत्रिका तंत्र के द्वारा प्राप्त होती है, और हमें उस पर फिर क्या प्रतिक्रिया देनी है ये भी इसी तंत्रिका तंत्र के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये क्या है कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगा कि किसी ने हमसे कुछ कहा है, किसी ने कुछ हमें टच किया है या कुछ बोला है, तो ये सारे जो इंफॉर्मेशन हैं ये इसी तंत्रिका तंत्र के द्वारा आइडेंटिफाई किए जाते हैं, और फिर इसी तंत्रिका तंत्र के द्वारा प्रतिक्रिया भी दी जाती है कि अब हमें उस पर क्या प्रतिक्रिया देनी है। तो तंत्रिका तंत्र उद्दीपन को प्राप्त करने, तंत्रिका तंत्र की अगर सिंपल डेफिनेशन कह दी जाए तो तंत्रिका तंत्र उद्दीपन को प्राप्त करने तथा उस पर प्रक्रिया देने वाला तंत्र है। ये इंटेलिजेंसी का तंत्र है, ये डिसीजन मेकिंग का तंत्र है। अब इसमें देखो, एक जब तंत्रिका तंत्र के भाग, किस प्रकार से तंत्रिका तंत्र का भाग होता है, तंत्रिका तंत्र को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। एक कायिक तंत्रिका तंत्र और एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र।
तंत्रिका तंत्र को पहले दो भागों में विभाजित किया, एक कायिक तंत्रिका तंत्र और एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। फिर कायिक तंत्रिका तंत्र के दो भाग कर दिए और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो भाग कर दिए। तो कायिक तंत्रिका तंत्र में आया केंद्रीय और परिरेखीय तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र के फिर दो भाग हुए, एक बना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक बना परिरेखीय तंत्रिका तंत्र। यहां पर स्वायत्त के भी दो कर दिए, अनुकंपी और परानुकंपी। इसके भी दो हिस्से करे, अनुकंपी और परानुकंपी। तो तंत्रिका तंत्र के कितने हिस्से हुए? दो, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक को भी फिर सब डिवाइड कर दिया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिरेखीय तंत्रिका तंत्र। यहां स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भी दो हिस्से कर दिए, अनुकंपी और परानुकंपी। अब मस्तिष्क में जो ये ब्रेन होता है, कुछ इस तरीके का इसका डायग्राम होगा। ऐसा कुछ इसका डायग्राम रहता है। यहां पर होता है मेड्यूला ओब्लिगेंटा। यहां पर सेरिब्रम, यहाँ पर थैलेमस ग्लैंड होता है, इसके जस्ट इधर हाइपोथैलेमस होता है। ये मिड ब्रेन का हिस्सा है।
इतने कुछ इसके मुख से देखो यहाँ पर दो आपको जब लिखाए थे तो उसमें लिखाया था एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। जब यहाँ पर डिवाइड करा था कि जो तंत्रिका तंत्र है वो कितने प्रकार की है, केंद्रीय और दूसरा क्या है, स्वायत्त। तो ये तो चित्र हो गया इसका छोटा सा एक डायग्राम। अब पहले हमें ब्रेन का केंद्रीय वाला हिस्सा पढ़ना है, फिर स्वायत्त वाला हिस्सा पढ़ना है। सबसे पहला है केंद्रीय। तो पहला केंद्रीय हमें पढ़ना है कि केंद्रीय में क्या होता है। तो केंद्रीय में लिख लें, इसमें मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु शामिल है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र था इसमें दो चीजें शामिल हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो चीजें शामिल हैं, मस्तिष्क, जो अभी हमने ब्रेन का डायग्राम बनाया था वही, एक तो ब्रेन इसमें है और एक मेरुरज्जु। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कितनी चीजें शामिल हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क मतलब ब्रेन, ये कब काम करता है, जब हमें कुछ डिसीजन लेना है, कोई आपको प्यास लग रही है, भूख लग रही है, गुस्सा आ रहा है, पढ़ाई करनी है, कुछ सोचना है, कुछ विचार करना है, कुछ डिसीजन लेना है, उस वक्त क्या काम करता है, मस्तिष्क। मस्तिष्क का काम क्या है, कुछ भी डिसीजन लेना, इंटेलिजेंसी, ये सभी काम। और दूसरा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में एक तो मस्तिष्क है और एक है मेरुरज्जु। दूसरा क्या है, मेरुरज्जु। ये मेरुरज्जु क्या करता है, ये सडन एक्शन का काम करता है। सडन एक्शन से हमारा मतलब है ये रिफ्लेक्स एक्शन पर काम करता है। रिफ्लेक्स एक्शन समझ गए, जैसे मान लो कभी आप कोई गर्म चीज पकड़ लेते हो, अपने आप हाथ तुरंत पीछे आ जाता है। कभी हल्का सा कुछ करंट लगता है तो अपने आप हाथ पीछे आ जाता है। ये सारा जो एक्शन है, इस एक्शन को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन। ऐसे एक्शन को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन।
और ये जितने भी जो ये रिफ्लेक्स एक्शन हैं, ये किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? मेरु रज्जु के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। मस्तिष्क के द्वारा तो ये जो हमें डिसीजन लेना है, जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जो बहुत आराम से हम सोच के विचार के करते हैं, वो मस्तिष्क पर है। और जो सडन एक्शन ली जाती है एकदम तुरंत, वो मेरु रज्जु है। मतलब मेरु रज्जु उसको नियंत्रित करता है। ये दोनों ही मेरु रज्जु और मस्तिष्क मिलाकर क्या बनाते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरु रज्जु के अंदर भी और हिस्से होते हैं। कुछ हिस्सों के नाम लिख लेते हैं, क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है। तो वो नाम आपको याद होना चाहिए। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पोन्स, मेड्यूला, मध्य मस्तिष्क, मेड्यूला, पोन्स, और मेरु रज्जु। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की इतनी बातें आपको इतना ही सिलेबस में दिया है। इसके बाद केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाद आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। क्योंकि पहला जो हमने डिवीजन करा था वो था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। आंतरिक भागों की सभी गतियों को नियंत्रित करता है स्वायत्त। आंतरिक भागों की सभी गतिविधियों को नियंत्रित
करता है। आंतरिक भाग, जो लीवर अपना काम कर रहा है, जो हार्ट अपना काम कर रहा है, जो अमाशय अपना काम कर रहा है, अग्नाशय काम कर रहा है, वो सारे आंतरिक भागों का, जितने भी आंतरिक भाग हैं, उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला जो तंत्रिका तंत्र है, उसको क्या कहते हैं? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र आंतरिक जो हिस्से हैं, भाग हैं, अंग हैं, उनका गतिविधियों का नियंत्रण करता है। अब इसकी कार्यात्मक इकाई क्या है? जो हमने अभी तंत्रिका तंत्र पढ़ा है, उस तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई है न्यूरॉन। जैसे किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या थी? नेफ्रॉन थी। वैसे तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन का कुछ डायग्राम ऐसे इधर, क्या? न्यूरॉन ये है तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई। मतलब तंत्रिका तंत्र में जो सिग्नल, जो इंफॉर्मेशंस जाती हैं, वो इसी न्यूरॉन के द्वारा जाती हैं। इसको हम नर्व सेल भी कहते हैं। इसका कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है। ऐसा कुछ इसका डायग्राम। होता है। इसके हिस्से भर लेंगे। ये जो इधर आपको ऐसे ट्री के ब्रांचेस जैसा नजर आ रहा है, पेड़ की जो ब्रांच निकली रहती है, वैसा, इसको कहते हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट ये है नाभिक या सेल, मतलब न्यूक्लियस इसको कह सकते हैं, सेल बॉडी है। ये एक्सोन है। और ये है नर्व एंडिंग। बना ली। तो सबसे पहले कोई भी जो सिग्नल है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी जो सूचना है, वो सूचना डेंड्राइट के द्वारा ग्रहण की जाती है। कोई भी सूचना किसके द्वारा ग्रहण की जाएगी? इस डेंड्राइट के द्वारा ग्रहण की जाएगी। ग्रहण करने के बाद ऐसे इधर से निकल के इधर जाएगी। इसके बाद यहाँ पर एक दूसरा फिर ऐसे सेल है,
ऐसे करके, मतलब ऐसे जैसे ये बना है एक ये खत्म होगा, इसके बाद दूसरा है, फिर उसके बाद दूसरा है, ऐसा कर करके पूरा ब्रेन तक उसको पहुंचाया गया है। तो जैसे ही सिग्नल, कोई इंफॉर्मेशन, कोई सूचना डेंड्राइट के द्वारा इकट्ठी होती है, इस सेल में से होते हुए गुजरते हुए नर्व एंडिंग तक आती है। नर्व एंडिंग के बाद वो केमिकल में बदल जाती है। देखो यहाँ पर जो सूचना इकट्ठी हुई थी, किस जगह पे इकट्ठी हुई थी? डेंड्राइट पे। किस जगह पे? डेंड्राइट पे। तो जब डेंड्राइट पे कोई भी सूचना इकट्ठी होती है तो वो किस में बदल जाती है? वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स में बदल जाती है। तो कोई भी सूचना जब डेंड्राइट पर इकट्ठा होती है तो वो किस में बदलती है? सबसे पहले इलेक्ट्रिक इम्पल्स में। इलेक्ट्रिक इम्पल्स में बदलने के बाद एक्सोन से होती हुई नर्व एंडिंग तक आती है। नर्व एंडिंग में जैसे ही आती है उसके बाद फिर केमिकल बन जाती है। फिर केमिकल बनने के बाद दूसरे सेल में एंटर होती है, फिर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बन जाती है। इस तरीके से कई न्यूरॉन्स में से ट्रेवल होते हुए कहाँ तक पहुंचती हैं? ब्रेन तक सिग्नल को ले जाती है। तो तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई का नाम है न्यूरॉन, और ये है न्यूरॉन का डायग्राम, नर्व सेल का डायग्राम। ये मानव शरीर का, या कहा जाए कि सबसे बड़ा, सबसे लंबा सेल है। इसकी लंबाई सबसे ज्यादा होती है। सबसे लंबी कोशिका है ये। सबसे लंबी कोशिका अगर पूछा जाए तो सबसे लंबी कोशिका यही है। कौन? न्यूरॉन। तो इंफॉर्मेशन, तंत्रिका तंत्र में इंफॉर्मेशंस को ले जाने का कार्य कौन करता है? न्यूरॉन, नर्व सेल। और ये नर्व सेल जो है ये सबसे लंबी कोशिका है। इसके बाद अब आएगा ग्रंथिमय तंत्र, ग्लैंडुलर सिस्टम। अब ग्रंथियां आएंगी। अब ग्रंथियों से प्रश्न क्या आएगा? ग्रंथियों के नाम और उनसे निकलने वाले हार्मोन का नाम और उसका कार्य, केवल इतना आएगा। ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, अंतःस्त्रावी ग्रंथि और
एक्सोक्राइन मतलब वही स्त्रावी ग्रंथि। ग्रंथिमय तंत्र। ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन को हिंदी में कहते हैं वही स्त्रावी ग्रंथि और एंडोक्राइन को हिंदी में कहते हैं अंतःस्त्रावी ग्रंथि। क्या? हाँ नहीं, वो तो लिखा है, उसी में टिक कर लेना। एक है कौन सा? वही स्त्रावी ग्रंथि जिन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। और एक होता है अंतःस्त्रावी ग्रंथि जिन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। तो ग्रंथिमय तंत्र जो मानव शरीर में उपस्थित है, ग्रंथियों को दो भागों में विभाजित किया गया है, वही स्त्रावी ग्रंथि और अंतःस्त्रावी ग्रंथि। जो वही स्त्रावी ग्रंथि होती हैं ये एंजाइम निकालती हैं। क्या निकालती हैं? एंजाइम। तो जो वही स्त्रावी ग्रंथि होती हैं इनमें वाहिनियां होती हैं। इनमें क्या होती हैं? वाहिनियां, मतलब कहना चाहिए नलियां टाइप की रहती हैं। इनमें वाहिनियां होती हैं। इनमें वाहिनियां होती हैं जो किसी अन्य इंद्रिय में खुलती हैं। वही स्त्रावी ग्रंथि में क्या होता है? वाहिनियां पाई जाती हैं। अंतःस्त्रावी में वाहिनियां नहीं पाई जाती। ये वाहिनियां रहित होती हैं और हार्मोन निकालती हैं और हार्मोन निकालकर रक्त में मिला देती हैं। तो ये क्या है? ये वाहिनियां रहित होती हैं। वाहिनियां रहित होती, मतलब इनमें वाहिनियां नहीं पाई जाती। वाहिनियां रहित होती हैं
हार्मोन निकालती हैं। क्या निकालती हैं? हार्मोन्स निकालती हैं। हार्मोन्स को निकालती हैं एवं रक्त में मिला देती हैं। जिसके द्वारा हार्मोन शरीर में, शरीर के अंगों में पहुंच जाते हैं। मतलब क्या कर रही हैं ये? इनमें वाहिनियां होती हैं, इनमें वाहिनियां नहीं होती, ये वाहिनियां रहित हैं। ये जो है किस चीज का स्त्रावण करती हैं, यहां लिख लें। जैसे अंतःस्त्रावी ग्रंथियां क्या निकाल रही हैं? हार्मोन। क्या निकाल रही हैं? हार्मोन। वैसे ही ये जो वही स्त्रावी ग्रंथियां ये क्या निकालती हैं? एंजाइम निकालती हैं। क्या निकालती हैं? एंजाइम निकालने का काम करती हैं। वही स्त्रावी ग्रंथियां, वाहिनियां इनमें होती हैं और एंजाइम निकालती हैं। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, इनमें वाहिनियां नहीं होती और ये क्या निकालती हैं? हार्मोन निकालती हैं। और हार्मोन निकाल के किस में मिला देती हैं? रक्त में। रक्त में उसको मिक्स कर देती हैं और रक्त पर उसको ट्रांसपोर्ट करता है। जो वही स्त्रावी ग्रंथियां, इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथि। कुछ उदाहरण क्या हैं? लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि। ये सभी किस चीज के उदाहरण हैं? वही स्त्रावी ग्रंथि के उदाहरण हैं। अब एक इसमें आएगा भी अग्नाशय। अग्नाशय इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, ठीक। अग्नाशय एक ऐसा ग्रंथि है जो बहिस्त्रावी भी है और अंतःस्त्रावी है। तो अग्नाशय जो उदाहरण है वो दोनों में आएगा। या ऐसा प्रश्न भी किया जा सकता है कि कौन सी ग्रंथि ऐसी है जो वही स्त्रावी भी है और अंतःस्त्रावी भी है? तो कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय। अग्नाशय क्योंकि इसमें भी आएगा और उसमें भी आएगा, दोनों में। अग्नाशय। फिर आएगा अंतःस्त्रावी ग्रंथि। अब अंतःस्त्रावी ग्रंथि काम क्या करती हैं, क्या निकालती हैं? सबसे पहली बात तो हार्मोन निकालती हैं। उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे? तो बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। सबसे पहला तो अग्नाशय जो दोनों में आएगा। क्या नहीं लिखा नहीं होगा, लेकिन होगा, दोनों में आएगा भी अग्नाशय। इसमें देखो, इसमें लिखा है, जहाँ टेबल बनी है यहाँ पे लिखा है दूसरे पेज में अग्नाशय। ये टेबल बनी है, किसकी बनी है? अंतःस्त्रावी ग्रंथि की टेबल बनी है, जिसमें कार्य भी लिखे हैं। और ये आपका इधर उसके मतलब इसमें लिखा है, इसमें तो नहीं लिखा है। इसके उदाहरण लिख लो। पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय। अग्नाशय दोनों में आएगा, ठीक है। उसके बाद
टेस्टिस अंडाशय, थायराइड मतलब इसी के आगे है थायराइड ग्लैंड, फिर पैराथायराइड, पैराथायराइड को हिंदी में कहते हैं परावटु, अधिवृक्क, पैराथायराइड को कहते हैं परावटु, अधिवृक्क, ग्रंथिमय तंत्र को देखा जाए तो कितने भागों में विभाजित किया है? दो, एक बहिःस्रावी ग्रंथि, एक अंतःस्रावी ग्रंथि। जो बहिःस्रावी ग्रंथि होती हैं इनमें वाहिनियां होती हैं, वाहिनियां मौजूद होती हैं। क्या निकालती हैं ये? एंजाइम निकालती हैं। कौन कौन इसके उदाहरण क्या हैं? तो उदाहरण है इसके लार ग्रंथि, श्वेद ग्रंथि, अग्नाशय। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं ये वाहिनियां रहित होती हैं, इनमें कोई वाहिनियां मौजूद नहीं होती। किस चीज को निकालती हैं? हार्मोन निकालने का काम करती हैं। दूसरी बात, इसके उदाहरण बहुत सारे हैं। कौन कौन से हैं? पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय, टेस्टिस, अंडाशय, थायराइड, परावटु, अधिवृक्क, ये सभी इसके क्या हैं? उदाहरण। अब हमें क्या पढ़ना है कि ये जो हमारे अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण हैं, जैसे ये पीयूष ग्रंथि है, तो ये पीयूष ग्रंथि कौन से हार्मोन का स्त्रावण करती है, कौन सा हार्मोन निकालती है, और उस हार्मोन का मनुष्य के शरीर में कार्य क्या है। ये जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन से हार्मोन को निकालती हैं एवं उस हार्मोन का मनुष्य शरीर में कार्य क्या है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित हार्मोन एवं उनके कार्य
यहाँ पर लिखेंगे ग्रंथि का नाम, यहाँ पर लिखेंगे उससे निकलने वाला हार्मोन और यहाँ पर उसका कार्य। सबसे पहली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि में भी दो होते हैं, अग्र पीयूष और पश्च पीयूष। पीयूष ग्रंथि जो अभी हमने बताई थी आपको, उस पीयूष ग्रंथि के भी कितने हिस्से होते हैं, अग्र पीयूष और पश्च पीयूष। तो अभी हम अग्र पीयूष से देख रहे हैं कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो अग्र पीयूष से सबसे पहले निकलता है वृद्धिकर हार्मोन, TSH हार्मोन। सबसे पहले तो इससे निकलता है वृद्धिकर हार्मोन, हाइट बढ़ाने वाला। वृद्धिकर हार्मोन, TSH हार्मोन। FSH हार्मोन, FSH हार्मोन। LH हार्मोन, ल्यूटेजेनिक हार्मोन। इतने हार्मोन इससे निकलते हैं, और भी निकलते हैं, बस उतने ही आपको। कार्य के वृद्धिकर हार्मोन का कार्य क्या है, अन्य ग्रंथियों की उद्दीपन वृद्धि को नियंत्रित करता है। TCH थायराइड उद्दीपन हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथियों के स्त्राव को नियंत्रित करता है। जो अधिवृक्क ग्रंथि होती हैं उनके स्त्राव को भी नियंत्रित करता है। अधिवृक्क ग्रंथियों के स्त्राव को नियंत्रित करता है। दूसरा अगला है वक्ष से दूध के स्त्राव को संवर्धित करता है। ये वाला जो ल्यूटेजेनिक हार्मोन है, लैक्टोन हार्मोन, वक्ष से दूध के स्त्राव को संवर्धित करता है। अब पश्च पीयूष। ये पीयूष का पहला भाग था, अग्र पीयूष, मतलब आगे वाले हिस्से से कौन कौन निकलते हैं। अब पश्च पीयूष। पश्च पीयूष से कौन सा निकलता है, ADH। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। इसका पूरा नाम क्या है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन।
ये पहली बात तो यूरिन का जो स्त्रावण होता है उसको नियंत्रित करता है, गर्भाशय संकुचन को उद्दीपन करता है। पहला तो है यूरिन का नियंत्रण, और गर्भाशय संकुचन को उद्दीपन करता है और गर्भाशय संकुचन में भी मदद करता है। पश्च पीयूष से कौन सा प्रमुख हार्मोन निकलता है? ADH। पश्च पीयूष से कौन सा हार्मोन निकलता है? ADH। ADH का फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन कार्य क्या है? ये यूरिन का नियंत्रण करता है और दूसरा गर्भाशय संकुचन को उद्दीपित करता है, गर्भाशय संकुचन का कार्य करता है। तो ये अभी हमारा एक ग्रंथि हुई है। एक ग्रंथि मतलब पीयूष के ही जो दो हिस्से थे, अग्र और पश्च। अब लिखना है थायराइड। अब अगला कौन सा है? थायराइड। थायरोक्सिन हार्मोन निकालता है, उपापचय की दर को नियंत्रित करता है। अब ग्लैंड का नाम क्या है? थायराइड ग्लैंड। क्या नाम है? थायराइड ग्लैंड। कौन सा हार्मोन निकालता है? थायरोक्सिन हार्मोन। क्या करता है? क्या करता है? उपापचय की दर को नियंत्रित करता है। तो अगला ग्लैंड कौन सा था? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से हार्मोन कौन सा निकलता है? थायरोक्सिन। काम क्या करता है? उपापचय की दर को नियंत्रित करता है। अगला है पराबटु। जैसा कि इसका नाम है पराबटु, तो इसमें से हार्मोन निकलता है कैसा? पराबटु हार्मोन। इसको पैराथायरॉइड भी कहते हैं, इंग्लिश में पैराथायरॉइड कहते हैं। कौन सा हार्मोन निकालता है? पराबटु हार्मोन। नाम जो है वैसा ही, इसमें से वही हार्मोन निकल रहा है। काम क्या है? कैल्शियम तथा फास्फोरस उपापचय को विनियमित करता है। कौन कौन सी दो चीजों का करता है? कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपापचय को विनियमित करता है। पराबटु नाम है, ग्रंथि का नाम है पराबटु, हार्मोन का नाम हो गया पराबटु हार्मोन। कार्य क्या है? कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपापचय को विनियमित करता है। किन दो चीजों पर काम करता है? कैल्शियम पर और फास्फोरस पर। इन दो चीजों पर कार्य ये करता है। अगला है अग्नाशय।
अगला है अग्नाशय। अग्नाशय से देखा जाए तो अग्नाशय के 4 हिस्से होते हैं। ऐसा जैसे अग्नाशय है तो इस अग्नाशय के 4 इसमें पाए जाते हैं। अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और पी सेल, ऐसे करके 4 पाए जाते हैं। हमें ये पढ़ना है, याद नहीं रखना है। हमें केवल क्या याद रखना है कि अग्नाशय से एक हार्मोन निकलता है। हार्मोन का नाम याद रखना है। तो इससे हार्मोन निकलता है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन और ग्लाइकोजन 2 निकलते हैं। ग्लाइकोजन और एक इंसुलिन। ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखता है और इंसुलिन भी यही काम करता है। ये कम नहीं होने देता, ये रक्त में शर्करा को कम नहीं होने देता और ये बढ़ने नहीं देता। ऐसा शॉर्ट में, मतलब सिंपल भाषा में कहें तो ग्लाइकोजन क्या करता है कि रक्त में जब ग्लूकोज या शर्करा की मात्रा कम होने लगती है तो ये उस समय काम करता है, और जब रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ने लगती है उस वक्त कौन काम करता है? इंसुलिन। तो इंसुलिन का कार्य क्या है कि रक्त में शर्करा को बढ़ने नहीं देता, मतलब नियंत्रित करता है, ऐसा लिख लो। रक्त में शर्करा की मात्रा को रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। अगला है अंडाशय। नेक्स्ट क्या है? अंडाशय। अंडाशय से निकलते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, 2 हार्मोन। नाम क्या है? अंडाशय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये हार्मोन के नाम पूछे जाएंगे कि अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं? एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन कार्य क्या है? महिला की जनन इंद्रियों का विकास। महिला की जनन इंद्रियों का विकास, जनन इंद्रिय का विकास और महिलाओं में आने वाले बदलावों का नियंत्रण।
महिलाओं में आने वाले बदलावों का नियंत्रण। फिर तो अंडाशय से कौन सा हार्मोन निकला? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कार्य क्या है? महिला की जनन इंद्रिय का विकास और महिलाओं में जो बदलाव आते हैं उसका नियंत्रण। अगला है टेस्टिस। इससे हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन। हार्मोन का नाम क्या है? ग्रंथि का नाम टेस्टिस, निकलता है हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? पुरुषों की जनन इंद्रियों का विकास, पुरुषों की जनन इंद्रिय का विकास एवं पुरुषों में आने वाले बदलावों का नियंत्रण। पुरुषों में आने वाले बदलावों का नियंत्रण। तो टेस्टिस हार्मोन कौन सा निकालता है? टेस्टोस्टेरोन पुरुषों की जनन इंद्रिय का विकास करने का कार्य करता है और पुरुषों में जो बदलाव आते हैं उनका नियंत्रण भी यही टेस्टिस करता है। अब है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क अंतस्था, एडर्नल मेड्यूला। अधिवृक्क अंतस्था। एडर्नल मेड्यूला। इसका कार्य, इससे एक हार्मोन निकलता है, इसका नाम है एड्रेनलिन हार्मोन। हार्मोन का नाम क्या है? एड्रेनलिन हार्मोन। हार्मोन का नाम क्या है? एड्रेनलिन हार्मोन। शरीर को लड़ने के लिए तैयार रखना। एड्रेनलिन हार्मोन शरीर को लड़ने के लिए तैयार रखना। शरीर को लड़ने के लिए तैयार रखना। अब है अधिवृक्क वल्कुट। अधिवृक्क वल्कुट। ये दोनों अधिवृक्क के ही हिस्से हैं। ठीक है, अधिवृक्क एक ग्रंथि, उस ग्रंथि के दो पार्ट हैं। एक है आपका ये अधिवृक्क अंतस्था और दूसरा है अधिवृक्क वल्कुट। कोर्टियोकोइड, इसमें से कौन सा निकलता है? कोर्टियोकोइड। हार्मोन का नाम क्या है? कोर्टियोकोइड। हार्मोन का नाम कोर्टियोकोइड।
को एड। काम क्या है? शरीर को तनाव व संक्रमण से बचाने में सहायता देता है। शरीर को तनाव व संक्रमण से बचाने में सहायता देता है। ये इतनी टेबल क्वेश्चन इससे एग्जाम में आ सकता है। तो जो अधिवृक्क हमने ग्रंथि पढ़ी थी, उस अधिवृक्क ग्रंथि में कितने हिस्से हैं? 2। अधिवृक्क अंतस्थ था, जिसको हम एड्रिनल मेड्यूला कहते हैं। इससे एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम है एड्रिनलिन हार्मोन। उस हार्मोन का नाम क्या है? एड्रिनलिन हार्मोन। कार्य क्या करता है? शरीर को लड़ने के लिए तैयार रखना। कार्य क्या है? शरीर को लड़ने के लिए तैयार रखना। दूसरा, इसी अधिवृक्क का एक हिस्सा है, एक तो हो गया ये अंतस्थ था। इसी अधिवृक्क का एक और हिस्सा होता है, उसको कहते हैं अधिवृक्क बल्कुट, या इंग्लिश में कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स। इससे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है कोर्टियोकोइड। कोर्टियोकोइड। इससे हार्मोन कौन सा निकलता है? कोर्टियोकोइड नामक हार्मोन निकलता है, कोर्टियोकोइड। कार्य क्या करता है? शरीर को अधिवृक्क बल्कुट से कौन सा हार्मोन निकलता है? कोर्टियोकोइड। कार्य क्या है? शरीर को तनाव व संक्रमण से बचाने में सहायता देता है। जो स्ट्रेस है उससे बचाने का कार्य ये करता है। तनाव, स्ट्रेस, उसमें ये मदद करता है। तो ये ग्रंथीय तंत्र भी हो गया। तो 3 तंत्र आज हो गए, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और ग्रंथीय तंत्र। यहाँ पर एक जो हमने शब्द पढ़ा था, यहाँ पर एक ग्रंथि पढ़ी थी, उस ग्रंथि का नाम क्या था? अग्नाशय ग्रंथि बताई थी। तो अग्नाशय ग्रंथि जो होती है, अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्त्रावी एवं बहिःस्त्रावी दोनों ग्रंथियों में आती है। दोनों तरीके का कार्य करती है।
ये कैसा कार्य करती है? दोनों तरीके का कार्य करती है। इसमें से जब पाचन प्रक्रिया होती है उस वक्त इसमें से अग्नाशय रस भी निकाला जाता है। जब पाचन प्रक्रिया होती है, पाचन प्रक्रिया के दौरान अग्नाशय रस निकालती है, मतलब एंजाइम निकालती है एवं हार्मोन भी निकालती है एवं इंसुलिन हार्मोन भी निकालती है। इंसुलिन, ग्लाइकोजन नामक हार्मोन भी निकालती है। क्या क्या करती है? अग्नाशय को अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों क्यों कहा है? क्योंकि अग्नाशय जब पाचन प्रक्रिया होती है उस वक्त अग्नाशयी रस निकालती है, मतलब एंजाइम निकालने का कार्य भी करती है, और इसमें से इंसुलिन और ग्लाइकोजन नामक हार्मोन भी निकलता है। तो एंजाइम भी निकल रहा है, हार्मोन भी निकल रहा है, इस वजह से ये अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है। अब है जनन तंत्र। लिख लिया ये? जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सबसे पहले महिला जनन तंत्र है। ये कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है इसमें। ये जो है ये ओवरी है, ये वेजाइना है, ये फैलोपियन ट्यूब है। यहाँ पर ऐसा एक ये यूटरस है, और ये है आपका सर्विक्स। डायग्राम बुक में बना है।
तो ये महिला जनन तंत्र है, जिसमें यहाँ पर ओवरी होती है, यहाँ पर यूटेरस होता है, वो फैलोपियन ट्यूब है, ये सर्विक्स है और ये वेजाइना है। महिला जनन तंत्र का मुख्य कार्य, लिख लो, महिला जनन तंत्र का मुख्य कार्य अंडाणु उत्पन्न करना है। महिला जनन तंत्र का मुख्य कार्य महिला जनन तंत्र का मुख्य कार्य अंडाणु उत्पन्न करना है एवं विकसित होने पर गर्भ धारण करना तथा विकसित होने पर गर्भ को धारण करना है। विकसित होने पर गर्भ धारण करना। महिला जनन तंत्र के प्रमुख अंग हैं। महिला जनन तंत्र क्या क्या है? सबसे पहले तो ओवरी, जिसे हम अंडाशय, डिंब वाहिनी, अंडाशय, डिंब वाहिनी, मतलब डिंब वाहिनी दूसरा है, नीचे लिख लेना, अंडाशय एक है, दूसरा है डिंब वाहिनी, गर्भाशय, अंडाशय, डिंब वाहिनी, गर्भाशय और योनि। तो महिला जनन तंत्र में कितने, महिला जनन तंत्र का कार्य क्या है? अंडाणु उत्पन्न करती है और जब ये विकसित हो जाते हैं, इनका निषेचन हो जाता है, तो गर्भ का धारण करता है। महिला जनन तंत्र में प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? अंडाशय, डिंब वाहिनी, डिंब वाहिनी मतलब ये फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, योनि, वेजाइना। तो मुख्य भाग कौन कौन से हैं? अंडाशय, डिंब वाहिनी, गर्भाशय और योनि, ये चार मुख्य भाग हैं इसके। प्रत्येक 28 दिनों में अंडाणु परिपक्व हो जाता है और अंडाशय निर्गम होकर डिंब वाहिनी नली में प्रवेश करता है। टिक कर लो, या लिखना हो तो मिल गया कहाँ है? लगभग प्रत्येक 28 दिनों में अंडाणु परिपक्व हो जाता है और अंडाशय निर्गम होकर डिंब वाहिनी नली में प्रवेश करता है। अंडाणु कहाँ से निकलते हैं? अंडाशय से, यहाँ से निकलेंगे ऐसे, और ये डिंब वाहिनी से होके इधर आते हैं। कहाँ से निकलता है? अंडाशय से निकलता है ऐसे, और ये डिंब वाहिनी बनी है ना, फैलोपियन ट्यूब, इसमें से निकल के आता है। तो कितने समय में ये पूर्ण विकसित हो जाता है? तो प्रत्येक, मतलब लगभग 28 दिन में अंडाणु परिपक्व हो जाता है और डिंब वाहिनी के द्वारा निकल आता है। यहाँ से, यहाँ पे बनता है, 28 दिनों में परिपक्व होता है और ऐसे निकल आता है।
अब अंडाशय के बारे में टिक कर लें, टिक करना हो तो यहाँ अंडाशय जहाँ लिखा है उसके बारे में टिक कर लो। ये बादाम जैसे आकार के एक युग्म हैं, मतलब दो होते हैं ऐसे युग्म में। ये किस आकार के होते हैं? बादाम के आकार के होते हैं, जो उदरीय गुहा में होते हैं। उदरीय गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर एक एक स्थित हैं। तो अंडाशय की बात करें तो इनका आकार क्या है? बादाम के आकार के होते हैं। कहाँ हैं? उदरीय गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित हैं। बादाम के आकार के होते हैं और उदरीय गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर उपस्थित। कार्य क्या हैं? तो इसके दो प्रमुख कार्य हैं। पहला तो अंडाणु उत्पन्न करना। कार्य क्या है? अंडाशय के कार्य। किसके कार्य? अंडाशय के कार्य। पहला कार्य क्या है? अंडाणु उत्पन्न करना। और ये दो हार्मोन भी निकालती है। महिलाओं के हार्मोन जो होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, महिला हार्मोन, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन। तो पहला कार्य क्या हो गया? नाम अंडाशय है, मतलब अंडाणुओं को उत्पन्न करेगा। और दूसरा काम क्या हो जाएगा कि महिला हार्मोन, कौन कौन सा? टेस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालता है। इसमें से अंडाणु तो निकलते ही निकलते हैं, अंडाणु के साथ साथ दो हार्मोन भी निकलते हैं। कौन कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो कि महिलाओं में बदलाव के लिए जिम्मेदार हैं। अच्छा, इन हार्मोन के क्या क्या काम है? ये जो हार्मोन निकलते हैं, तो इस हार्मोन का पहला कार्य है महिलाओं के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। पहला कार्य क्या है? लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। महिलाओं में लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। दूसरा है मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है उसका नियंत्रण करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब आर्तव चक्र को नियंत्रित करता है। दूसरा क्या करता है? आर्तव चक्र को नियंत्रित करता है।
अंडाशय से अंडाणु निकला पहला, दूसरी बात 2 हार्मोन निकले, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के 2 काम, मतलब बहुत सारे महिलाओं के अंदर काम होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको 2 याद रखने हैं कि महिलाओं में लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है और दूसरा आर्तव चक्र मतलब मेंसुरेशनल साइकिल को भी नियंत्रित करता है। फिर है गर्भाशय। गर्भाशय क्या है? यह महिला के श्रोणि क्षेत्र में स्थित एक नारु रूप पेशीय अंग है। इसके ऊपरी चौड़े भाग को बॉडी कहते हैं तथा पतले नीचे भाग को सर्विक्स कहते हैं। गर्भाशय क्या है? एक पेशीय मतलब अंग है, मसल्स से बना हुआ अंग है और इसमें जो ऊपरी भाग होता है उसको बॉडी कहा जाता है, शरीर कहते हैं, और जो नीचे वाला भाग होता है वो थोड़ा पतला होता है और उसको क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं। नीचे वाला भाग जो पतला होता है उसको क्या कहा जाता है? सर्विक्स। मोटी गर्भाशय भित्ति की 3 परतें हैं, गर्भाशय अंतस्तर, मध्य स्तर और मायोमीट्रियम। जो मोटे गर्भाशय हैं, मोटा गर्भाशय, उसकी कितनी परतें हैं? 3 परतें हैं। नाम क्या क्या है? गर्भाशय अंतस्तर, मध्य स्तर, मायोमीट्रियम तथा बाहरी अपूर्ण आंशिक पेरिटोनियम। गर्भाशय अंतस्तर अत्यधिक संवहनीय है। गर्भाशय भ्रूण को पोषित कर विकसित करता है, उसे पोषक तत्व व ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। जो गर्भाशय है वहां पर ही बेबी रहता है। गर्भाशय किसको पोषित करता है? भ्रूण को पोषित करता है।